Hello all, welcome to my channel Heme Talks. I am Dr. Anshul Gupta, Director Department of Hemato-Oncology and Bone Marrow Transplant, मेदांता लखनऊ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते किसी न किसी एक हेमेटोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम पे चर्चा करता हूं और आज मेरे चर्चा का विषय है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कट ऑफ्स, यानी कि कितने कट ऑफ्स पे हमें ब्लड चढ़ाना चाहिए या प्लेटलेट्स चढ़ाने चाहिए या प्लाज्मा कब चढ़ाना चाहिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले हमारी जो ऑडियंस है, श्रोता हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्लड एक बहुत ही मोटा वेग टर्म है। ब्लड में मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल कहलाते हैं जो कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का काम करते हैं। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन लड़ने में हेल्प करते हैं, और प्लेटलेट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लीडिंग को रोकने में काम करते हैं। तो आज के ज़माने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही वेग टर्म कहलाता है। आज जैसे कि साइंस ने, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, वैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइंस ने भी बहुत प्रगति की है। और आज हमें जो कंपोनेंट जिस मरीज में कम होता है, हमें सिर्फ वही कंपोनेंट चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि यदि किसी मरीज का हीमोग्लोबिन कम है लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो हमें बस उसको पैक्ड आरबीसीज चढ़ाने हैं, हमें उसको होल ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होल ब्लड के साथ अन्य कई रिस्क इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कई बार फ्लूइड ओवरलोड यानी कि बॉडी में हार्ट पे जोर पड़ता है, तथा अननेसेसरी हम प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अननेसेसरी मरीज को देते हैं, जबकि उसको रिक्वायरमेंट है खाली रक्त आरबीसीज की। तो पैक्ड आरबीसीज खाली आरबीसीज का फ्रैक्शन होता है जो कि ब्लड बैंक सेपरेट कर लेता है एक होल ब्लड डोनेशन से। तो नॉर्मली सारे ब्लड बैंक हमारे कंट्री में आज देश में अकॉर्डिंग टू द भारत सरकार की मदद से कंपोनेंट थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं। कंपोनेंट थेरेपी मतलब कि जैसे कि आपने ब्लड बैंक में जाके अपना ब्लड डोनेट किया तो उसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। एक पार्ट होता है आरबीसीज, जिसको कि हम लोग पैक्ड आरबीसीज कहते हैं। एक पार्ट होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आरडीपीज कहा जाता है, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स या सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। और तीसरा पार्ट है प्लाज्मा, जिसको हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी के शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लड नॉर्मली इन 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है किसी भी नॉर्मल एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्लड बैंक में, और फिर मरीज को जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है हम बस मरीज को वही कंपोनेंट प्रदान करते हैं। तो अगर किसी के प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए हम आरडीपीज या सिंगल डोनर प्लेटलेट एसडीपीज चढ़ाने का ऑर्डर देते हैं। यदि किसी के आरबीसीज कम है या हीमोग्लोबिन कम है तो हम पैक्ड आरबीसी का ऑर्डर देते हैं। और यदि किसी के क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ब्लड जम नहीं रहा है या ब्लड बहुत पतला हो गया है, तो हम उसमें प्लाज्मा, या किसी को बहुत सीवियर लिवर फेलियर है जिसका लिवर काम नहीं कर रहा, तो उसमें हम प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में एफएफपी कहते हैं। तो ये जो पद्धति है ये आजकल लेटेस्ट है, और होल ब्लड बहुत ही गिनी चुनी समस्याओं में चढ़ाया जाता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारा ब्लीडिंग हो गई है, तो उसी केस में हम लोग होल ब्लड प्रेफर करते हैं। नहीं तो ज्यादातर केसेस में हमें इन 3 कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट की ही जरूरत पड़ती है, या एक पैक्ड आरबीसी या प्लेटलेट, दोनों की जरूरत पड़ती है। कभी भी हम लोग होल ब्लड के लिए एंकरेज नहीं करते हैं किसी भी मरीज को। ये तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हुआ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम क्या कट ऑफ रखें, कितने कट ऑफ पे हमें ब्लड चढ़ाना चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पैक्ड आरबीसीज, कितने हीमोग्लोबिन लेवल पे हमें पैक्ड आरबीसी की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली देखा जाए कि एक स्टेबल पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन क्रॉनिकली बहुत लो चल रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से चल रहा हो, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया की डायग्नोसिस हो या कोई ऐसी
एनीमिया चल रहा हो जिसमें कि उसको बार बार हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती हो, तो नॉर्मली हम लोग एक क्रॉनिक स्टेबल एनीमिया में कट ऑफ 7 to 8 का रखते हैं, 7 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर का। यदि किसी का हीमोग्लोबिन 7 से कम चला जाता है तो हम इमीडिएटली उसको ब्लड चढ़वाने के लिए सलाह देते हैं कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि यदि बहुत लो हीमोग्लोबिन होता है तो मरीज को बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, सांस फूलने लगती है चलने फिरने में, उसके हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, चेहरे पे सूजन आने लगती है और दिल पे अननेसेसरी का एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, क्योंकि उतना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हार्ट को ज़्यादा धड़कना पड़ता है और उस चक्कर में उसके दिल की धड़कन उसको तेज प्रतीत होती है, जिसको कि हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी में पाल्पिटेशन या तेजी से दिल धड़कना कहते हैं। तो ये सारे लक्षण मरीज को आने शुरू हो जाते हैं अगर किसी का भी मरीज का हीमोग्लोबिन 7 से नीचे जाता है तो नॉर्मली हम लोग 7 से नीचे कभी भी हीमोग्लोबिन नहीं जाने देते और हमें 7 से कोशिश यही रखनी चाहिए कि हर इंसान का हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 7 से ऊपर हो। बाकी हमें यदि किसी को पहले से प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिसीज है, कोई यदि किसी को हार्ट अटैक हो चुका है पास्ट में या कोई सांस की बीमारी है, किसी के फेफड़ों में किसी को सांस से लेने में दिक्कत रहती है, तो उस केस में हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 9 की रेंज में 9 ग्राम पर डेसीलीटर रखनी चाहिए। या कोई मरीज आईसीयू में एडमिटेड है इन परेशानियों के चक्कर में, तब भी हम लोग हीमोग्लोबिन का थ्रेशोल्ड थोड़ा हायर साइड पर रखते हैं, 8 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर। सेकंड आता है हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के क्या कट ऑफ रखने चाहिए। अक्सर मेरी 20 साल की हेमेटोलॉजी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि लोग 50,000 की प्लेटलेट काउंट्स पे भी ब्लड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स करवा लेते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये पाया जाता है कि मरीज ही डॉक्टर को पुश करता है कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज के प्लेटलेट बहुत गिर गए हैं, आप जल्दी से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर दीजिए। ये अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के भी कुछ कट ऑफ्स होते हैं जिससे ये पाया गया है, और ये कट ऑफ्स खाली हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनी हुई है। नॉर्मली ये पाया जाता है कि यदि प्लेटलेट काउंट किसी भी मरीज का 20,000 से ऊपर है और अगर उसको कोई सीरियस इन्फेक्शन या ब्लीडिंग सीरियस इन्फेक्शन नहीं है या उसके कोई भी ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं है जैसे कि रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, तो नॉर्मली 20,000 का प्लेटलेट काउंट सफिशिएंट होता है उसको ब्लीडिंग से रोकने के लिए। तो ये कट ऑफ 20,000 का कट ऑफ यूजुअली एक सेफ कट ऑफ समझा जाता है किसी भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को करने के लिए। तो किसी भी मरीज का यदि प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है तो हम एडवाइस करते हैं कि उस मरीज को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए। और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन यूजुअली 2 टाइप से किए जाते हैं। एक होते हैं छोटे पाउच जिसको हम लोग आरडीपी या रैंडम डोनर प्लेटलेट्स कहते हैं, जो यूजुअली 3 से 4 बैग चढ़ाए जाते हैं एक बार में, और एक होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट जो कि बड़ा प्लेटलेट का बैग होता है जो सिंगल एक बैग चढ़ाया जाता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी असरदार हैं, प्लेटलेट में इजाफा करते हैं चढ़ने के बाद, लेकिन हर सेंटर पे एसडीपी बनाने की सुविधा मौजूद नहीं होती। सिंगल डोनर प्लेटलेट की बनाने की सुविधा बहुत ही गिने चुने सेंटर्स पे होती है, लेकिन आरडीपी की फैसिलिटी मोस्ट ऑफ द ब्लड बैंक्स में पाई जाती है। तो अगर आपके मरीज के या जान पहचान में किसी के भी प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है तो आपको तुरंत आरडीपी या एसडीपी को चढ़वाना चाहिए। इसके विपरीत अगर यदि कोई मरीज है जिसको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग का मतलब या तो उसके लैट्रिन में ब्लड आ रहा हो या किसी नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, खांसी में ब्लीडिंग हो रही है, तो कई बार हम लोग थोड़ा हायर कट ऑफ रखते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का। जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि 30 से 40,000 या 50,000 तक रखें, लेकिन ये कट ऑफ हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब एक्टिव ब्लीडिंग हो या किसी पेशेंट को अर्जेंट सर्जरी के लिए जाना हो, तो उसमें भी हम लोग यूजुअली कट ऑफ 50,000 का रखते हैं। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि मरीज के प्लेटलेट काउंट एटलीस्ट 50,000 बने रहें, लेकिन एक रूटीन गाइडलाइन कही जाए या रूटीन स्टेट में 20,000 इज अ सेफ कट ऑफ फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तीसरा आता है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का प्रयोग यूजुअली तब होता है जब हमारा खून बहुत ही पतला हो जाता है, इन द सेंस कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होने लगती है और जो खून को जमाने वाले कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो इस चीज को हम लोग यूजुअली पीटी आईएनआर या एपीटीटी रिपोर्ट से नापते हैं। अगर किसी का आईएनआर 1.5 से ऊपर जा रहा है और उसको लिवर संबंधी कोई परेशानी है तो भी हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के लिए सोच सकते हैं, और जब आईएनआर 2 से ज्यादा चला जाता है तो उसको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हमें करना चाहिए।
क्योंकि 2 से ज़्यादा INR पे रिस्क टू ब्लीडिंग काफ़ी पेशेंट्स में पाई जाती है, खास करके जिनका लिवर में जॉन्डिस हो रहा हो या लिवर फेलियर में हो या ICU में मौजूद हो, जिनका INR 2 से ऊपर चला गया है। जैसा कि प्लेटलेट में होता है वैसे ही यदि किसी का INR 1.5 to 2 के बीच में है, लेकिन उसको यदि एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी, या तो लोअर GI ब्लीड या लैट्रिन में ब्लड आ रहा है या आपके कहीं भी किसी भी एरिया से ब्लीडिंग एक्टिव हो रही है नाक से या वो खांसी में, तो भी हम लोग INR को मिनिमम 1.5 से नीचे रखने की कोशिश करते हैं प्लाज्मा चढ़ा के। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे कि ब्लड, एक होल ब्लड अब आज की तारीख में यूजुअली हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा, जिस कंपोनेंट की ब्लड में जरूरत है सिर्फ वही कंपोनेंट चढ़ाइए। इसके फायदे क्या हैं, इस पे आइए चर्चा करते हैं। क्या होता है कि अगर हम किसी मरीज को बार बार होल ब्लड चढ़ाते जाते हैं तो उसमें एंटीबॉडीज बनने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, और एंटीबॉडीज बनने का नुकसान ये है कि जब वो एंटीबॉडीज बहुत अधिक मात्रा में हमारे ब्लड में बन जाते हैं तो ब्लड और प्लेटलेट को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। जैसे कि हमने प्लेटलेट चढ़ाया और प्लेटलेट उसके बाद चढ़ाने के बाद भी बढ़े नहीं, या हीमोग्लोबिन चढ़ाया, हीमोग्लोबिन चढ़ाने के बाद भी बढ़ा, हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं, तो ये एंटीबॉडीज बनने की रिस्क बहुत अधिक होती है एंटीबॉडी होल ब्लड के प्रोडक्ट्स में। इसके विपरीत अगर हम पैक्ड RBC चढ़ाते हैं तो उसमें एंटीबॉडी बनने का चांस बहुत कम होता है। और दूसरा, हम ज्यादा वॉल्यूम भी हमें कम देना पड़ता है मरीज को, क्योंकि कई जो दिल की बीमारी के मरीज होते हैं हमें बहुत नाप तोल के उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मैं जानता हूं कि आप जिस भी ट्रीटमेंट सेंटर पे ब्लड चढ़वाएंगे वहां के डॉक्टर आपको ये सब गाइडलाइंस को जानते होंगे और आपको सही दिशा निर्देश देंगे, लेकिन एज अ पेशेंट आपको भी ये मालूम होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए आपके अंदर कि हमारे मरीज को क्या ब्लड प्रोडक्ट किस कंडीशन में चढ़ाया जा रहा है। अगर हमें मालूम होगा तो हम ज्यादा अच्छी तरह डॉक्टर की परामर्श को समझ पाएंगे और अननेसेसरीली पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि अब जैसे कि डेंगू का सीजन आने वाला है तो बहुत से मरीज 80,000, 70,000, 50,000 प्लेटलेट काउंट पे हॉस्पिटल लेके भागते हैं, ये कहने कि हमारे डेंगू का फीवर हो गया है इसको और इसको जल्द से जल्द प्लेटलेट चढ़वा दीजिए। तो ये जो एक फेक पैनिक होता है, ये स्थिति क्रिएट नहीं होती है अगर आपको इस बेसिक सब्जेक्ट की जानकारी है। इसी के साथ आज का शो खत्म करता हूं और फिर हाजिर होते हैं अगले हफ्ते इसी समय। धन्यवाद।